हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रवि परिहार और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कारा में जनन इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हमने कारा में थैलस स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती हैं उसके बारे में हमने स्टडी किया था। कारा में जनन मुख्यतया दो विधियों द्वारा होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि कारा की विशेषता होती है कि कारा में अलैंगिक विधियों द्वारा जनन पूर्णतया अनुपस्थित होता है, यानी कि नहीं होता है। कारा में अलैंगिक विधियां, जैसे कि हमने पहले कोई बात की हुई है, अलैंगिक विधियों में जूस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स, एकाइनिड्स, इन सभी के द्वारा जनन होता है। तो ये सभी माध्यम जो है कारा में अनुपस्थित होते हैं। सबसे पहले हम कायिक जनन की बात करते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है और क्या क्या इसमें लैंगिक स्ट्रक्चर्स यानी कि सेक्सुअल बॉडीज बनती हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो कारा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन निम्नलिखित वेजिटेटिव आउटग्रोथ्स के द्वारा होता है जो कि कारा के थैलस से निकलती हैं। तो उनमें प्रमुख है एमाइलम स्टार्स, बल्बिल्स, एमोर्फस बल्बिल्स एंड सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सबसे पहले हम बात करेंगे एमाइलम स्टार्स की। तो एमाइलम स्टार्स जो हैं वो कारा की कुछ जातियां, जैसे कि कारा स्टेलिगेरा में जो मेन एक्सिस होता है, उस मेन एक्सिस की जो निचली परसंधियां होती है, उन निचली परसंधियों पर स्टार शेप्ड कोशिकाओं के समूह विकसित होंगे और इन समूहों में स्टार्च प्रचुर मात्रा में, एमाइलम स्टार्च प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ये मात्र थैलस से अलग होने पर, मात्र पादप से अलग होने पर नया थैलस बनाने में सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कारा स्टेलिगेरा में देखने को मिलता है। जो सेकंड जो माध्यम है वो है बल्बिल्स के द्वारा। हमें पता है इन्हें पत्र प्रकलिकाएं, जो एक कॉमन माध्यम है, कई प्लादपों में भी हमने पहले भी चर्चा की हुई है कि बल्बिल्स के द्वारा होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो जो बल्बिल्स हैं ये इस प्रकार का रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको कारा एस्पेरा में देखने को मिलता है। कारा एस्पेरा के मूलाभासों में पत्र प्रकलिकाओं के समान छोटी छोटी संरचनाएं बन जाती हैं और ये पेनिट्रेटिंग ऑर्गन्स होता है, यानी कि ये चिरकालिक अंग हैं। एक बार लगने के बाद ये काफी समय तक रहते हैं और मूलाभासों से पृथक होने पर ये नया थैलस बनाते हैं। तीसरा माध्यम जो है वो है एमोर्फस बल्बिल्स, यानी कि अनियमित पत्र प्रकलिकाएं। ये रहा, देखें आप, अनियमित आउटग्रोथ होती हैं। देखें इस प्रकार कारा की कुछ जातियां, जैसे कि कारा डेलिकेटुला अथवा यह हम बात करें कारा, जैसे कारा बाल्टिका की, इसमें निचली इसमें की परसंधियों पर लेटरल आउटग्रोथ्स के रूप में कोशिकाओं के गुच्छे इस प्रकार देख सकते हैं आप, आउटग्रोथ्स ये बन जाती हैं, समूह पाए जाएंगे और इन अनियमित पत्र प्रकलिकाओं से ये जो है वो कायिक संवर्धन में सहायक होती है, नया पादप बनाती है। फोर्थ जो है इसमें वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा। हमें पता है ये प्राथमिक जो प्रथम तंतु बनते हैं, यानी कि प्राइमरी प्रोटोनिमा बनते हैं, उनकी आधारीय कोशिका से विकसित होंगे और प्राथमिक प्रोटोनिमा, प्राइमरी प्रोटोनिमा के समान ये नया थैलस बनाने में सक्षम हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने बात की कि चार माध्यमों से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें कारा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन माध्यमों से होता है, किस तरीके से होता है। तो जो कारा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कारा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही एडवांस्ड ओगेमस टाइप का पाया जाता है, लैंगिक जनन, और इसके जननांग संरचना की दृष्टि से सवालों में सबसे प्रगत प्रकार के जननांग होते हैं, जटिल होते हैं। नर जननांग को हम पुंधानी कहते हैं। ये देखो, ये ग्लोब्यूल जिसे हम कहेंगे यहाँ पर पुंधानी अथवा ग्लोब्यूल कहेंगे, और मादा जननांग को हम अंडधानी अथवा न्यूक्यूल कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नीचे ग्लोब्यूल लगा हुआ है और ऊपर न्यूक्यूल लगा हुआ है, जस्ट अपोजिट कंडीशन में, और ये परसंधि के ऊपर लगते हैं। दोनों प्रकार के जननांग बड़े बड़े मैक्रोस्कोपिक होते हैं और कारा की अधिकांश जातियां समजालिक को, या हम इसको बात करेंगे मोनोइशियस होती हैं, यानी कि इसमें दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स एक ही थैलस के ऊपर लगते हैं। कुछ जातियां विषमजालिक भी हो सकती हैं अथवा एक लिंगाश्रयी होती हैं। इनमें दोनों प्रकार के जननांगों का निर्माण भिन्न पौधों में होगा जब अलग अलग थैलस बनेगा उसमें। और जननांग जो है, जो ये दोनों सीमित वृद्धि की शाखाओं पर विकसित होते हैं। ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल का निर्माण साथ साथ ही होता है, समकालिक होता है। कुछ जातियों में ये ग्लोब्यूल का विकास न्यूक्यूल से पहले भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लैंगिक जनन में जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, एंथ्रीडियम और वूगोनियम, उनका नाम थोड़ा सा यहाँ अलग है। एंथ्रीडियम को हमने यहाँ ग्लोब्यूल कहा है और न्यूक्यूल, वूगोनियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हमने न्यूक्यूल कहा है। दोनों सीमित वृद्धि की शाखाओं की परिस्थितियों पर
लगे रहते हैं इस प्रकार से, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे एंथ्रीडियम की, या बात करें ग्लोब्यूल की, क्योंकि हमने कारा में एंथ्रीडियम को ग्लोब्यूल कहा है। तो ग्लोब्यूल की अगर मैच्योर एंथ्रीडियम, मैच्योर ग्लोब्यूल की हम बात करें तो हम देखेंगे कि परिपक्व ग्लोब्यूल पीले अथवा लाल रंग की जटिल संरचना होती है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये तो ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम है, लेकिन ये एक्चुअल में पीले अथवा लाल रंग की एक जटिल संरचना होती है और इसकी भित्ति 8 कोशिकाओं से निर्मित होती है, जिन्हें हम शील्ड सेल्स कहते हैं। दिखाई दे रहे हैं आपको कि ये शील्ड सेल्स होती है। इनकी भित्ति जो है वो शील्ड कोशिकाओं से बनी होती है, जिनकी संख्या 8 होती है। शिशु अवस्था में इनमें पीले वर्णक अधिक होते हैं, जो मैच्योर होने पर ये नारंगी अथवा लाल रंग के हो जाते हैं वर्णक, इसीलिए हमको ये मैच्योर होने पर नारंगी और लाल रंग की दिखाई देती है। शील्ड कोशिकाओं की जो बाह्य भित्ति है उसमें भी अंतर इनफोल्डिंग्स काफी पाए जाएंगे, और प्रत्येक शील्ड कोशिका के केंद्र से एक दंड रूपी केंद्र से एक दंड रूपी बेलनाकार कोशिका विकसित होती है, जिसे हम मैन्युब्रियम बोलेंगे, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में भी देखते हैं मैन्युब्रियम किस प्रकार का होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर हम बात करें तो इसमें देखेंगे, देखो ये मैन्युब्रियम है, ये वाला, ये शील्ड सेल है। ये शील्ड सेल की इंटरनल सेल से, इधर से शील्ड सेल की कोशिका से बाह्य भित्ति में अंतर्वलन होंगे, और प्रत्येक शील्ड कोशिका केंद्र से एक दंड रूपी मैन्युब्रियम बनता है। इसका विस्तार ग्लोब्यूल के केंद्र की ओर होता है। देखिए अंदर की तरफ ये जा रहा है, इसका विस्तार हो रहा है अंदर केंद्र की ओर, मैन्युब्रियम के दूरस्थ छोर पर, यानी कि यहाँ से तो स्टार्ट हुआ है, और इसके इस एंड पर, डिस्टल एंड पर एक अथवा अधिक गोलाकार कोशिकाएं होती है, जिन्हें हम बोलेंगे प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स। और इन प्राइमरी कैपिटुलम सेल से देखो ये बन रही हैं सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स। इनके कोशिका विभाजन से बनेगी सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स, और इन कोशिकाओं के शीर्ष पर एंथ्रीडियल फिलामेंट्स बनते हैं। देखते हैं आप ये सब एंथ्रीडियल फिलामेंट्स हैं, यानी कि शील्ड कोशिकाओं से अंदर की तरफ मैन्युब्रियम बनती है, मैन्युब्रियम के डिस्टल एंड पर लगती है प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स। प्राइमरी कैपिटुलम सेल डिवाइड होकर बनाती हैं सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स, और सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स के आगे एंथ्रीडियल फिलामेंट्स लगे होते हैं। इन एंथ्रीडियल फिलामेंट्स को हम पुमनुजन तंतु या स्पर्मेटोजिनस फिलामेंट्स भी कहते हैं, और इन तंतुओं की प्रत्येक कोशिका से एक पुमनु बनता है। जैसे आप देख पा रहे हैं सेल्स हैं, इस प्रत्येक सेल से इसको थोड़ा डिटेल में देखें तो देखो ये मैन्युब्रियम, ये प्राइमरी कैपिटुलम, ये सेकेंडरी कैपिटुलम, और ये सारे के सारे स्पर्मेटोजिनस फिलामेंट्स या बोलो एंथ्रीडियल फिलामेंट, जबकि प्रत्येक कोशिका ये एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन, एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण करेगी। इन तंतुओं की प्रत्येक कोशिका से एक पुमनु बनता है या एंथ्रोजॉइड बनता है। इस प्रकार एक ग्लोब्यूल में 20,000 से 50,000 तक, देखो विशेष बात है कि इतने सारे एक ग्लोब्यूल में 20 से 50,000 तक एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण हो सकता है। अब हम इसका निर्माण होता कैसे है, ये तो हमने बात कर ली इंटरनल स्ट्रक्चर की, इसका डेवलपमेंट किस प्रकार होता है, यानी कि हम बात करेंगे ग्लोब्यूल का विकास किस प्रकार से होता है। यानी कि कोई भी कोशिका या कोई भी जो ऑर्गन बना है एक कोशिका से शुरू होता है, और उसमें किस प्रकार के विभाजन हुए हैं, जिन उन विभाजनों से ये इस प्रकार की जटिल एक संरचना बन गया है, ये सेक्स ऑर्गन यानी कि ग्लोब्यूल। तो देखें इस चित्र के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से हम देख पा रहे हैं ग्लोब्यूल का डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा। पुंधानी या जो उसके ग्लोब्यूल का बोला है, उसका विकास हमें पता है कि सीमित वृद्धि की शाखाओं पे होता है, सीमित वृद्धि की शाखाओं की परसंधियों पर होगा, और परसंधि की अव्यक्त सतह पर स्थित जो पेरिफेरल सेल्स होती हैं उनमें परिणति के विभाजन होने से दो कोशिकाएं में से जो बाह्य कोशिकाएं वो पुंधानी इनिशियल के रूप में काम करती है, एंथ्रीडियल इनिशियल के रूप में कार्य करेगी, तथा भीतर की ओर स्थित संतति कोशिका में पुनः विभाजन होते हैं। दो कोशिकाएं बनेंगी, एपिकल सेल है, इनमें से विभाजन होते हैं दो कोशिकाएं, ऊपर की ओर बनती है एंथ्रीडियल सेल, और भीतर की तरफ वाली कोशिका बनती है संतति कोशिका, डॉटर सेल। इनमें पुनः डॉटर सेल में विभाजन होने से एक तो बनती है निचली कोशिका के रूप में, तथा पुंधानी प्रारंभिक कोशिका के नीचे स्थित बेसल नोडल, तो उसमें एक तो बनती है वृंत कोशिका पेडिकल सेल, जो डॉटर सेल वो डिवाइड होती है, ऊपर वाली एंथ्रीडियल इनिशियल होगी जो डॉटर सेल डिवाइड पेडिकल सेल बनाती है, और एक बेसल नोडल सेल बनाती है। पुंधानी प्रारंभिक के अनुप्रस्थ विभाजन से एक आधारीय वृंत कोशिका तथा पुंधानी मात्र कोशिका बनेगी, और वृंत कोशिका विभाजित नहीं होती है, पेडिकल सेल कोई आगे विभाजित नहीं होती है। जबकि पुंधानी मात्र कोशिका एंथ्रीडियल इनिशियल सेल में विभाजन होने के पश्चात आमाप में वृद्धि होगी, और दो उदग्र विभाजनों के द्वारा, एंथ्रीडियल इनिशियल सेल में उदग्र विभाजनों के द्वारा दो उदग्र विभाजन होंगे, तो पहले दो कोशिकाएं बनेंगी और फिर 4 कोशिकाएं बनेंगी। ये कोशिकाएं एक चतुर्भुज रूप में व्यवस्थित होती हैं, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। ये चारों पुनः विभाजित होती हैं, और पुनः विभाजित होकर के
8 कोशिकाएं बनाती हैं। इसे हम बोल देंगे ऑक्टेंट, 8 कोशिकाएं, 4 अंदर और 4 बाहर, 8 कोशिकाएं बनती हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये चित्र ई में आप देख पा रहे हैं कि 8 कोशिकाएं बनती हैं, 4 अंदर और 4 बाहर। अष्टांश जो ऑक्टेंट बना है उसकी सभी कोशिकाओं में एक पेरिक्लिनल विभाजन होता है। अब इसके फलस्वरूप 8 कोशिकाओं की 2 परतों का निर्माण हो जाता है, क्योंकि 8 तो है ही, इन चारों में भी विभाजन हो गया, इन चारों में विभाजन हो गया, तो यहाँ पर भी 8 कोशिकाएं बन गई, यहाँ पर भी 8 कोशिकाएं बन गई, तो 8 कोशिकाओं की 2 परतों का निर्माण हो गया। अब जो बाह्य अथवा अंतः परत की 8 कोशिकाओं में पुनः परिणति विभाजन होता है और इस प्रकार 3 रेडियल लेयर बन जाती है और प्रत्येक लेयर में 8 कोशिकाएं होती हैं। 3 रेडियल, 1, 2 और 3, और प्रत्येक लेयर में 4 इधर तरफ है, 4 पिछली तरफ है, 8 कोशिकाएं होती हैं। आप देख पा रहे हैं बाह्य परत की 8 कोशिकाएं रूपांतरित होकर तो 8 शील्ड कोशिकाएं बनाती हैं। मध्य परत की 8 कोशिकाएं दीर्घित होकर कुंदानी के केंद्र की ओर अग्रसित होती हैं और यह रूपांतरित होकर मैन्युब्रियल कोशिकाएं बनाती हैं। भीतरी परत की 8 कोशिकाएं, ये वाली, वो विभाजित होती हैं जो मैन्युब्रियल कोशिकाओं के शीर्ष पर स्थित होती हैं और ये 8 प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स बनाती हैं और प्रत्येक प्राथमिक कैपिटुलम विभाजित होकर के 6 सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स बनाती हैं और इन कोशिकाओं के विभाजन से कभी-कभी तृतीयक यानी टर्सरी कैपिटुलम सेल्स भी बनती हैं, लेकिन अधिकतर सेकेंडरी कैपिटुलम तक बनेगी। और अंतिम कैपिटुलम की प्रत्येक कोशिका के विभाजन से 2 से 4 लंबे पतले सूत्रवत शाखित व बहुकोशिकीय तंतु बनते हैं, जिन्हें हम कुंधानी तंतु यानी कि एंथ्रोडियल फिलामेंट्स बोलते हैं, और या हम इसको बोलते हैं पुंबरोजन तंतु, स्पर्मेटोजिनस फिलामेंट्स। इन तंतुओं की कोशिकाएं एक केंद्र की होती हैं तथा प्रत्येक कोशिका कायांतरित होकर मेटामॉर्फोसिस के थ्रू एक पुंबणु बनाती है। तो इस प्रकार से एंथ्रोडियम के अंदर एंथ्रोजोइड्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि एंथ्रोजोइड स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। आप देख पा रहे हैं पुंबणु जो है वो पुंबणुजन स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू बनेंगे तथा इनका केंद्रक लुप्त हो जाएगा। ये जो होते हैं 2 कशाभिकीय युक्त होते हैं, पुंबणु होते हैं वो दीर्घित सर्पिल व द्विकशाभिक संरचना होती है और ये मोर और लेस ब्रायोफाइट्स के जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं, यानी कि ब्रायोफाइट्स एक हायर प्लांट ग्रुप है एल्गी से, फिर भी इसके जो एंथ्रोजोइड्स हैं वो ब्रायोफाइट्स के एंथ्रोजोइड्स के समान आपको दिखाई दे रहे हैं। बाइफ्लैजिलेटेड, दीर्घित सर्पिलाकार, द्विकशाभिक संरचनाएं, ये महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि कारा के जो एंथ्रोजोइड्स हैं किस प्रकार के होते हैं, जो आप देख पा रहे हैं स्लाइड में। अब हम बात करें, ये तुमने बात कर ली किस प्रकार से पुंबणु बनते हैं। अब इनका विमोचन किस प्रकार से होता है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि पुंबणु के परिपक्व, जब ये परिपक्व हो जाएंगे तो जो शील्ड कोशिकाएं हैं, वो शील्ड कोशिकाएं जो कि हमने बात की थी कि कुंधानी की चारों तरफ लगी हुई हैं, वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगी और इसके फलस्वरूप प्राथमिक और द्वितीयक कैपिटुलम पर स्थित जो पुंबणुजन तंतु हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे और वो जब जल के संपर्क में आएंगे तो पुंबणु मात्र कोशिकाओं का जिलेटिनीकरण हो जाएगा और पुंबणु पानी में आ जाएंगे, पुंबणु मुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे